गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन, कहा टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेशन पर ध्यान दें राज्य। जी हां दोस्तों, चीन में लगातार बढ़ रहे कोरोना के खतरे के बीच स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट जारी कर दिया है। मंत्रालय ने आने वाले त्योहारों और नए साल के जश्न को ध्यान में रखते हुए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड वैक्सीनेशन पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। उसने मास्क पहनने, हाथ की स्वच्छता और शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए कोविड-19 के उचित व्यवहार का पालन करने का भी निर्देश दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों और कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति की राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने राज्यों को अलर्ट पर रहने और कोविड-19 प्रबंधन के लिए सभी तैयारियां रखने की सलाह दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि केंद्र और राज्यों को सहयोगात्मक भावना से काम करने की जरूरत है, जैसा कि हमने पिछली बार किया है। राज्यों को निगरानी प्रणाली को मजबूत करने की सलाह दी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लोकसभा इलेक्शन 2024, बीजेपी ने तेज की तैयारी, 160 सीटों के लिए खास रणनीति तैयार। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने मिशन 2024 की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने कमजोर लोकसभा सीटों के लिए रणनीति तैयार की है। इन सीटों की संख्या 160 है, जबकि यह पहले 144 थी। ये वे लोकसभा सीटें हैं जहां पार्टी को 2014 और 2019 के चुनाव में उस वक्त हार का सामना करना पड़ा था, जब पूरे देश में मोदी लहर थी। इन सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा धुआंधार प्रचार करेंगे। इन सीटों को 40 अलग अलग क्लस्टर में बांटा गया है। सूत्रों के मुताबिक इन क्लस्टर्स में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। बीजेपी के नेता इन क्लस्टर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा या बड़ी बैठक कराने की योजना कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी 144 की जगह 160 सीटों पर तैयारी कर रही है। इसमें से आधी सीटों पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आधी सीटों पर गृह मंत्री अमित शाह दौरा करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आरोपों से घिरे आदित्य ठाकरे, शिंदे गुट का दावा, 44 बार रिया चक्रवर्ती को किया था फोन। जी हां दोस्तों, अभिनेता सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के विधायक बेटे आदित्य ठाकरे आरोपों में घिर गए हैं। एकनाथ शिंदे के गुट के सदस्य ने गुरुवार को पूछा कि सुशांत सिंह की मौत में आदित्य की क्या भूमिका है। उससे पहले एकनाथ गुट के सांसद राहुल शिवले ने सुशांत की मौत के मामले में आदित्य ठाकरे की भूमिका की जांच करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह की मौत के वक्त उसकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को AU अक्षरों से शुरू होने वाले नाम के शख्स ने 44 बार फोन किया था। दरअसल शिवाले ने बुधवार को संसद में सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या का मामला उठाया और पूछा कि इस केस में CBI की जांच कहां तक पहुंची है। उनके इसी दावे को एकनाथ गुट के विधायक प्रताप सरनायक ने भी समर्थन दिया। बीजेपी और शिंदे गुट ने गुरुवार को विधान भवन परिसर में बैनर लेकर प्रदर्शन किया। बैनर पर लिखा था कि AU कौन है। इस दौरान सरनायक ने सांसद शिवले के आरोपों की जांच करने और AU का पता लगाने की मांग की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नॉर्थ सिक्किम में सेना के ट्रक का एक्सीडेंट, 16 जवान हो गए शहीद, 4 घायल। जी हां दोस्तों, नॉर्थ सिक्किम में शुक्रवार को सेना के ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। इसमें 16 जवान शहीद हो गए। इस हादसे में 4 जवान घायल भी हुए हैं। भारतीय सेना ने बयान में कहा कि 23 दिसंबर 2022 को जेमा उत्तरी सिक्किम में सेना के एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। यह दुखद सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के 16 वीरों ने अपनी जान गंवा दी। सेना ने कहा है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन 3 वाहनों के काफिले का हिस्सा था, जो चट्टन से सुबह थंगू की ओर बढ़ा था। जेम्पा के रास्ते में वाहन एक तीव्र मोड़ पर स्लिप होकर नीचे खाई में गिर गया। हादसे के बाद एक बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया और 4 घायल सैनिकों को हवाई मार्ग से निकाला गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तय समय से पहले खत्म हुआ संसद का शीतकालीन सत्र, सरकार और विपक्ष ने एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर को ही खत्म हो गया। लोकसभा में सत्र के दौरान जहां 97% कामकाज हुआ, वहीं राज्यसभा में 103% काम हुआ। कांग्रेस पार्टी ने सत्र जल्दी खत्म होने को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की साजिश करार दिया। शीतकालीन सत्र 29 दिसंबर को खत्म होना था, लेकिन सरकार का कहना है कि दोनों सदनों की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सर्वसहमति से
सत्र जल्दी खत्म करने का फैसला किया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक सभी पार्टियों ने क्रिसमस और नए साल को देखते हुए सत्र जल्दी खत्म करने की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कहा कि बीएससी की बैठक में सर्वसहमति से फैसला हुआ। बिरला ने कहा कि बीएससी में सभी पार्टियों के सांसद सदस्य के तौर पर शामिल होते हैं, लेकिन कांग्रेस ने सत्र पहले खत्म किए जाने को लेकर सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन को मिल गई मंजूरी। भारत बायोटेक ने बनाई बूस्टर डोज के तौर पर लगेगी। आज से ही प्राइवेट अस्पतालों में मिलनी हुई शुरू। जी हां दोस्तों, दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इसे वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर बनाया है। नाक से ली जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जा सकेगा। सबसे पहले नेजल वैक्सीन को प्राइवेट अस्पताल में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए लोगों को पैसे देने होंगे। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसे आज से ही कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, भारत बायोटेक की इस नेजल वैक्सीन का नाम INCOVACC रखा गया है। पहले इसका नाम BBV154 था। इसे नाक के जरिए शरीर में पहुंचाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बयान से विवाद पर जताया खेद, फिर बोले मुसलमान देश में महफूज नहीं। जी हां दोस्तों, आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने विवादित बयान देने के एक दिन बाद शुक्रवार को अब यू टर्न ले लिया है। सिद्दीकी ने आज तक से कहा कि उन्हें लगता है कि अगर उनके बयान से किसी को तकलीफ हुई है तो वह उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी देश में महफूज नहीं है, यहाँ अब प्यार भाईचारे का माहौल नहीं रहा। सिद्दीकी बोले कि उन्होंने अपने बयान में हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं उठाया था। उनका मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं था, वह एक सार्थक बहस शुरू करना चाहते थे। अगर उनके बयान से किसी को दिक्कत है तो वे उनका वैचारिक विरोध करें, उन्हें पूरी आजादी है। उन्होंने कहा कि हम कुछ बोलते हैं तो कह दिया जाता है कि पाकिस्तान भेज दीजिए। अब हमें नहीं समझ आता कि उन्हें पाकिस्तान कितना प्रिय है, हम तो उसे दुनिया का सबसे खराब मुल्क मानते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कुलदीप यादव को मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेना बंद कर देना चाहिए, हरभजन सिंह का चौंकाने वाला बयान। जी हां दोस्तों, कुलदीप यादव को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट की अंतिम एकादश में जगह नहीं मिलने से हैरान पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह को लगता है कि क्या वह बेहतर रहेगा अगर बाएं हाथ का कलाई का यह स्पिनर मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार नहीं जीते या 5 विकेट नहीं चटकाए। टेस्ट क्रिकेट में 22 महीने के बाद वापसी करते हुए कुलदीप ने चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 8 विकेट चटकाए, जिसमें पहली पारी में 40 रन पर 5 विकेट भी शामिल है। उन्होंने बल्ले से भी 40 रन का उपयोगी योगदान दिया, लेकिन अंतिम एकादश में सौराष्ट्र के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट को शामिल करने के लिए उन्हें दूसरे टेस्ट की टीम से बाहर कर दिया गया। भारत के महान स्पिनरों में से एक हरभजन कुलदीप को बाहर करने के फैसले से बेहद नाराज दिखे। हरभजन ने प्रतिक्रिया मांगे जाने पर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि मुझे लगता है कि अब से कुलदीप को 5 विकेट लेना बंद कर देना चाहिए, क्या पता इससे उसे लगातार 2 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिल जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 5000 करोड़ के करीब पहुंची अवतार 2 का वर्ल्ड वाइड कनेक्शन। भारत में भी आंकड़ा 200 करोड़ के करीब, कई बॉलीवुड फिल्मों को छोड़ा पीछे। जी हां दोस्तों, अवतार द वे ऑफ वाटर ने पहले हफ्ते में पूरी दुनिया में 600 मिलियन यानी कि करीब 5000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। भारत में फिल्म शानदार कमाई कर रही है। फर्स्ट वीक में फिल्म ने 193.60 करोड़ का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। पहले हफ्ते में भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये दूसरी हॉलीवुड फिल्म बन गई है। 260.40 करोड़ के साथ एवेंजर्स एंड गेम अभी भी पहले नंबर पर है। इतना ही नहीं, इसने पहले हफ्ते में भी कई बॉलीवुड फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, पहले वीक में अवतार 2 ने 193.60 करोड़ का टोटल कलेक्शन करके एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसी फिल्मों के पहले हफ्ते की कमाई को पीछे छोड़ दिया। अवतार 2 के आगे अब सिर्फ एवेंजर्स एंड गेम है, जिसने पहले हफ्ते में पूरे इंडिया में 260.40 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन की बाइट डांस ने कबूला पत्रकारों की जासूसी के लिए टिकटॉक डेटा इस्तेमाल किया। जी हां दोस्तों, चीन की नामी टेक्नोलॉजी कंपनी बाइट डांस ने शुक्रवार को कबूल किया है कि उसके कर्मचारियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक के गलत तरीके से डेटा निकालकर पत्रकारों को ट्रैक किया था, ताकि मीडिया में लीक होने वाली खबरों के स्रोत का पता लगाया जा सके। टिकटॉक ने अपने ग्राहकों तथा अमेरिका जैसे बड़े बाजार की सरकारों को आश्वस्त करने के लिए जोर शोर से दावा किया था कि यूजर डेटा सुरक्षित है और इसकी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।
लेकिन पेरेंट कंपनी बाइटडांस ने शुक्रवार को समाचार एजेंसी AFP को बताया कि कंपनी की जानकारी मीडिया में लीक हो जाने की अंदरूनी जांच के हिस्से के तौर पर कंपनी के बहुत सारे कर्मचारियों ने 2 पत्रकारों का डेटा निकाला था। बाइटडांस के जनरल काउंसिल एरिफ एंडरसन द्वारा लिखी गई ईमेल जिसे AFP ने पढ़ा है में लिखा गया है कि उन्हें उम्मीद थी कि इससे वे अपने स्टाफ तथा फाइनेंशियल टाइम के रिपोर्ट व बजफीड से जुड़े पूर्व पत्रकार के बीच कोई कनेक्शन की जानकारी पा पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ड्रोन स्टार्टअप आईपीओ में 10 दिन में पैसा डबल। ड्रोन आचार्य का 54 रुपए का शेयर 107 रुपए पर बंद हुआ। ड्रोन से सीधे घर पहुंचेगा खाना दवा। जी हां दोस्तों, आने वाले दिनों में आपका ऑर्डर किया गया खाना, कपड़े और अन्य सामान आप तक ड्रोन के जरिए पहुंचेंगे। दूर दराज के इलाकों में दवाइयों की डिलीवरी ड्रोन से ही होगी। बड़े पैमाने पर खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव को लेकर बुआई का काम भी ड्रोन के जरिए होगा। सरकारी कामों की निगरानी ड्रोन से होगी। इसके अलावा भी बहुत कुछ काम ड्रोन करेगा। यानी दोस्तों आने वाले दिनों में ड्रोन इंडस्ट्री एक तेजी से उभरने वाली इंडस्ट्री होगी। इसी सेक्टर से जुड़ा एक स्टार्टअप है ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशन। ये एक ऐसे ड्रोन पर काम कर रहा है जिसकी टेक्नोलॉजी दुनिया की कुछ ही कंपनियों के पास है। ये एक ऐसा ड्रोन होगा जिसे दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आसानी से ऑपरेट किया जा सकेगा। दोस्तों इस कंपनी का आईपीओ BSE SME एक्सचेंज पर 102 रुपए प्रति शेयर में लिस्ट हुआ, जो इसके इश्यू प्राइस 54 रुपए प्रति शेयर से लगभग 90% ज्यादा है। 102 रुपए पर लिस्ट होने के बाद शेयर की कीमत 5% अपर सर्किट के साथ 107.10 रुपए पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, संन्यास से पहले धोनी का मास्टर स्ट्रोक, चुन लिया चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के नए सीजन के लिए हो रहे मिनी ऑक्शन में सभी टीमें अपना पूरा होमवर्क करके पहुंची थी। चेन्नई सुपर किंग्स के मास्टरमाइंड महेंद्र सिंह धोनी की प्लानिंग भी यहां नजर आई। टीम के कप्तान जिनका अगले साल खेला जाने वाला IPL शायद आखिरी टूर्नामेंट हो, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी चुन लिया है। पिछले सीजन में रविंद्र जडेजा को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वे उसे निभा नहीं पाए। IPL के मिनी ऑक्शन में सभी 10 फ्रेंचाइजी टीम कोच्चि में पूरी योजना बनाकर पहुंची थी। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने शुरुआती नीलामी में बाजी मारते हुए मोटी रकम हासिल की। दोस्तों हैरी ब्रूक, बेन स्टोक और सैम करन टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा रकम पाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हुए। चेन्नई की टीम जिस रणनीति के साथ नीलामी में पहुंची थी वो उसे सही तरीके से अमल में लाने में कामयाब हुई है। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स में जो भी फैसले होते हैं उसके पीछे कप्तान धोनी का हाथ जरूर होता है। टीम के बनाने और ट्रॉफी जितवाने में उनकी भूमिका कितनी है यह सभी जानते हैं। कोच्चि में हुए मिनी ऑक्शन में धोनी की टीम भविष्य के कप्तान की तलाश में उतरी थी। पाकिस्तान में हालिया टेस्ट सीरीज में अपनी शानदार कप्तानी से बेन स्टोक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। चेन्नई की टीम ने उनको 16.25 करोड़ की ऊंची बोली लगाकर टीम में शामिल कर लिया है। यानी कि आने वाले समय में अब बेन स्टोक ही चेन्नई टीम के कप्तान हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है। इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना के डर से बाजार में बिकवाली हावी। सेंसेक्स 980 अंक गिरकर 59,845 पर बंद। निफ्टी 320 अंक टूटा। सरकारी बैंकों के शेयर सबसे ज्यादा गिरे। जी हां दोस्तों, कोरोना के डर के बीच भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। बाजार में लगातार चौथे दिन यह गिरावट आई। सेंसेक्स 980 अंक टूटकर 59,845 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 320 अंक गिरकर 17,806 के स्तर पर आ गया है। सेंसेक्स के 30 में से 29 शेयरों में गिरावट रही। वहीं दोस्तों अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेज, हिंडाल्को, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, SBI, बजाज फिनसर्व, कोल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, UPL, इंडसइंड बैंक समेत निफ्टी के 47 शेयरों में गिरावट रही। वहीं सिर्फ 3 शेयर सिप्ला, डिविस लैब और टाइटन में तेजी देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, RBI का ऐलान, 1 जनवरी से बदलेगा बैंक से जुड़ा बड़ा नियम, सभी ग्राहकों पर पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, बैंक लॉकर को लेकर नए साल के पहले दिन से नए नियम लागू हो रहे हैं। अगर आप भी बैंक के लॉकर में सामान रखते हैं या फिर रखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है यह खबर। दरअसल दोस्तों RBI के नियम के अनुसार 1 जनवरी 2023 से रिजर्व बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा। दोस्तों नए नियम के अनुसार अगर लॉकर में रखे सामान को किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो बैंक
बैंक को इसकी भरपाई करनी होगी। इतना ही नहीं, ग्राहकों को 31 दिसंबर तक के लिए एक एग्रीमेंट साइन करना होगा जिसमें लॉकर के बारे में सभी जानकारियां दी जाएगी, जिससे बैंक ग्राहक अपने जरूरी सामानों को लेकर हमेशा अपडेट रहेंगे। दोस्तों 1 जनवरी 2023 से पहले लॉकर रखने वालों को एग्रीमेंट बनवाना होगा और इसके लिए उनका पात्र होना भी जरूरी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, BHU वैज्ञानिक का दावा, भारत में ज्यादा प्रभावी नहीं होगा कोविड-19 का नया वेरिएंट BF.7, यह दी सलाह। जी हाँ दोस्तों, चीन समेत अन्य देशों में कोरोना के कहर का असर भारत में कैसा होगा, ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से क्या भारतीयों की इम्यूनिटी लड़ पाएगी, इन कई सवालों पर BHU के कोविड स्पेशलिस्ट और जंतु विज्ञान के प्रोफेसर ने दावा किया है कि नया वेरिएंट भारत में ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। उनका कहना है कि नए वेरिएंट BF.7 से भारतीयों को डरने की जरूरत नहीं है, बस सतर्कता बरतनी जरूरी है। उन्होंने सभी से कोरोना की बूस्टर डोज लगवाने की भी अपील की है। जंतु विज्ञान के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि इस वेरिएंट से फिलहाल भारतीयों को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले चीन में लोग नेचुरली इन्फेक्ट नहीं हुए थे जैसा कि अब हो रहे हैं, इसलिए वहां केस बढ़ रहा है, पर भारत के लोगों में वैक्सीन व संक्रमित होने की वजह से इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, इसलिए यहां उस तरह का कोई खतरा नहीं है जब तक बिल्कुल नया वेरिएंट न आ जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मीरपुर टेस्ट में भारत 80 रन से आगे, दूसरी पारी में बांग्लादेश 7 रन 0 के नुकसान पर। टीम इंडिया पहली पारी में 314 रन पर सिमटी। जी हां दोस्तों, मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने पहली पारी के आधार पर 87 रन की बढ़त हासिल की। भारतीय टीम 314 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 93 रन बनाए, वहीं श्रेयस अय्यर ने 87 रन की पारी खेली। बांग्लादेश की ओर से ताइजुल इस्लाम और शाकिब अल हसन ने 4-4 विकेट लिए। जवाब में बांग्लादेश ने दूसरे दिन के स्टंप तक बिना विकेट खोए 7 रन बना लिए हैं। इस तरह भारत के पास अब भी 80 रन की बढ़त है। दोस्तों भारत की ओर से पंत और अय्यर के अलावा विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा ने 24-24 रन जोड़े। शुभमन गिल 20 और कप्तान केएल राहुल 10 रन बनाकर आउट हुए। पहले दिन बांग्लादेश की टीम की पहली पारी में 227 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी, जबकि दूसरी पारी में बांग्लादेश ने फिलहाल 7 रन बना लिए हैं बिना किसी नुकसान के। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के निशाने पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बना मंदिर। जी हां दोस्तों, कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके में 20 सालों के बाद जो मंदिर हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के बीच एकता की मिसाल बना, अब वही मंदिर पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के निशाने पर है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू और मुस्लिमों के बीच सद्भाव और एकता कायम रहे। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर में प्राचीन मंदिरों की सुरक्षा को लेकर चौकस हो गई है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और बाहरी व्यक्तियों पर हमले के बाद अब पाकिस्तान प्राचीन मंदिरों पर हमले की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसी बात से बेहद खफा है कि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार की लगातार कोशिशों के चलते हिंदू और मुस्लिम में एकता और आपसी भाईचारे की निशानी फिर कायम होने लगी है। ऐसी एक मिसाल बीते अक्टूबर महीने में कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके में हुई, जहां स्थानीय मुस्लिम संप्रदाय के बेहतरीन योगदान के चलते वहां पिछले 20 सालों से बंद पड़ा मंदिर खुल गया। यही नहीं, वहां पूजा अर्चना भी होने लगी। मंदिर खुलने की ही यह मिसाल कश्मीर में तेजी से फैल गई और साथ ही अनेक जगहों से दोनों संप्रदायों के बीच बेहतर तालमेल के उदाहरण सामने आने लगे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब का लिया जाएगा वॉइस सैंपल, नार्कोटेक्स की रिपोर्ट भी तैयार। जी हां दोस्तों, श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पूनावाला की आवाज की जांच की जाएगी। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोपी आफ्ताब पूनावाला की वॉइस सैंपल लेने की अनुमति मांगने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी को आवाज का नमूना देने से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने आरोपी आफ्ताब पूनावाला को आवाज का नमूना देने के लिए CFSL ले जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार सोमवार 10 बजे वॉइस सैंपल CBI हेडक्वार्टर पर लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस की ओर से आरोपी आफ्ताब की व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल्स निकाली जाएंगी। पुलिस अब आफ्ताब के वॉइस सैंपल लेकर केस की जांच में इसका इस्तेमाल करेगी। दोस्तों, श्रद्धा वॉकर मर्डर केस में दिल्ली की अदालत ने आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला की आवाज का नमूना लेने के लिए पुलिस को शुक्रवार को अनुमति दे दी थी। इसके साथ ही आरोपी आफ्ताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। साकेत कोर्ट ने आफ्ताब की जुडिशियल कस्टडी 6 जनवरी तक बढ़ा दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तालिबान के इस कदम पर भड़के इस्लामिक देश, तुर्की ने बताया इस्लाम के खिलाफ। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने मंगलवार को तत्काल प्रभाव से महिलाओं के लिए निजी और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इस्लामिक देशों ने तालिबान के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। सऊदी अरब, कतर और तुर्की ने तालिबान के इस कदम की निंदा करते हुए अफगान प्रशासन से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा
मंत्रालय के प्रवक्ता जिला जिया उल्लाह हाशमी ने सभी निजी और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को एक पत्र जारी कर इस प्रतिबंध को जल्द से जल्द लागू करने और प्रतिबंध लगाने के बाद मंत्रालयों को सूचित करने के लिए कहा था, जिसके बाद बुधवार को महिलाओं को विश्वविद्यालय से लौटा दिया गया। अफगानिस्तान के इस कदम पर तुर्की ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तुर्की के राष्ट्रपति के प्रवक्ता इब्राहिम कालीन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि तालिबान का यह कदम इस्लाम की भावना के खिलाफ है और इसका धर्म में कोई स्थान नहीं है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को तालिबान के इस कदम पर आश्चर्य और खेद व्यक्त करते हुए इस कदम को वापस लेने के लिए कहा है। सऊदी अरब ने कहा कि तालिबान का यह कदम सभी इस्लामिक देशों के लिए आश्चर्यजनक है। इस्लामिक देश सऊदी अरब ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह प्रतिबंध अफगानिस्तान की महिलाओं के अधिकारों का हनन करता है। अफगानिस्तान की महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है, जो देश की सुरक्षा, स्थिरता, विकास और समृद्धि में अहम योगदान देती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कौन सी दवा खाते हैं जो ठंड में भी टी शर्ट पहनते हैं? हरियाणा के मंत्री का राहुल गांधी से सवाल है। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा से दिल्ली में एंट्री लेने वाली है। इससे ठीक पहले हरियाणा के कृषि मंत्री ने राहुल गांधी और उनकी टी शर्ट को लेकर टिप्पणी की, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। दरअसल कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी देश हित में सेना को बताए कि वो कौन सी दवा खाते हैं जिससे वो इतनी ठंड में भी टी शर्ट पहनते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, शुक्रवार को आदर्श महिला कॉलेज में 28वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया और अपनी अपनी रंगारंग सांस्कृतिक व देशभक्ति की भावनाएं प्रस्तुत की, जिसमें सबसे ज्यादा हरियाणा संस्कृति को लहराया गया। इस उत्सव के समापन पर कृषि मंत्री जेपी दलाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। उन्होंने विजेता बच्चों को सम्मानित किया और उनकी प्रस्तुति की तारीफ की। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर यह कटाक्ष किया। राहुल गांधी की यात्रा पर चुटकी लेते हुए उनकी टी शर्ट पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बधाई के पात्र हैं जो देश को जानने के लिए यात्रा पर निकले हैं, पर वो इतनी ठंड में टी शर्ट पहनने का फार्मूला बताए। वो देश हित में सेना को बताए कि कौन सी दवा खाते हैं जो इतनी ठंड में भी टी शर्ट में रहते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों हमारे शरीर को यानी कि मानव शरीर को धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि धूप से हमारा शरीर कौन से विटामिन को अवशोषित करता है तो जल्दी से उस विटामिन का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।